तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये नीट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। हर एक टॉपिक के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको सच में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, और जितने भी क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे, सबके जो भी आपको ऑप्शन सही लगते हैं वो आप नीचे कमेंट करते रहना साथ के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन। तो इसका आंसर है जिनेवा। जिनेवा के अंदर WHO का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री in the world to initiate action plans and programs at national level to attain reproductive health. The programs called as family planning were initiated in dash year. तो ये इसका आंसर था 1951। इन ईयर 1951 में इंडिया ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो था उसको लॉन्च करा था। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ एमनियोसेंटेसिस बट वन इज़ मिसयूज, है ना। विच वन इज़ मिसयूज? तो एमनियोसेंटेसिस जो होता है उसको जो बर्थ से पहले की स्टेज होती है, मदर के फॉर्म में जब वो होता है, तो जो एमनियन होता है उस फ्लूइड को इंजेक्शंस के थ्रू बाहर निकाला जाता है, और उसके अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं फीटस के, उनसे चेक किया जाता है कि इसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना। और अगर हम ये चेक करने की बजाय, क्योंकि हम क्रोमोसोम से ही हम चेक कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उसका जो क्रोमोसोम सेट है वो कौन सा है, मेल वाला या फीमेल वाला, है ना, XY है या XX है। तो अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो ये चेक करना इलीगल है इंडिया में, क्योंकि इसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, है ना। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, द सेंटर्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग ऑफर्स एमनियोसेंटेसिस टू रिक्वेस्ट वुमेन फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस, है ना। हाँ, तो ये तो होता है। दिस टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर डिटेक्शन फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ बाय एनालाइजिंग क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव ही है। फिर इट इज़ यूज टू स्टडी मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऑफ फीटस लाइक PKU, फेनाइलकीटोन्यूरिया। तो इसको भी हम रखते हैं ना, इट इज़ डन टू एग्जामिन द सेक्स ऑफ द फीटस लीडिंग टू इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड। तो ये तो है ही इसका सबसे बड़ा मिसयूज़। तो फोर्थ ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस दैन। तो ये 2% था 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये इंडिया का ग्रोथ रेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डे इज़। तो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डे जो था वो मनाया जाता है 11 जुलाई को एवरी ईयर। इन इंडिया मैरिजेबल एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़। तो बॉयज़ के लिए 21 और गर्ल्स के लिए 18। वैसे अभी के जो टाइम, मतलब अभी जो नया जो मैरिजेबल एज इशू हुई है उसमें 21 दोनों के लिए है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। बट जो पुराना रिकॉर्ड है अभी तक का NCERT का, उसके अंदर 21 और 18 ही है। तो जब तक उसके अंदर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम भी यही पढ़ेंगे, है ना। तो उसको कुछ टाइम लगेगा 21 को उसमें सेट करने में। बाकी अमंग द फॉलोइंग मेथड विच वन हैज़ द हाइएस्ट फेलियर रेट। तो इनमें से हाइएस्ट फेलियर रेट किसका होगा वो बताना है। डायफ्राम विद स्पर्मिसाइडल, या कॉन्डम, या इंट्रायूटेराइन डिवाइस, और रिदम मेथड, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो फेलियर रेट होता है वो होता है, मतलब फेलियर रेट क्या होता है कि कॉन्सेप्शन के थ्रू, मतलब कॉपुलेशन के टाइम पे कंसेप्शन अगर हो जाता है, उसको कहते हैं हम, मतलब उसको वही फेलियर हो जाता है। तो जो नेचुरल जो मेथड्स होते हैं कंट्रासेप्शंस के, उसके अंदर फेलियर रेट सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें से नेचुरल सिर्फ रिदम वाला है ना। तो इसका आंसर वैसे तो रिदम हो जाएगा, और बाकी जो डायफ्राम और कॉन्डम वाला है इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस का, मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है वो सबसे कम फेलियर रेट इन सब में से इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो जाएगा, उससे कम ही कॉन्डम और डायफ्राम वाले बैरियर मेथड, और सबसे ज़्यादा जो फेलियर रेट है वो रिदम वाले में होगा, है ना। तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा हाईएस्ट फेलियर रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है ना, विड्रॉल मेथड भी है, लैक्टेशनल एमेनोरिया भी। कॉन्डम जो है बैरियर मेथड में आता है, तो फोर्थ आंसर इसका भी। फिर नाइन्थ है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, इट इंक्लूड्स। तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इसके अंदर भी हम अवॉइड करते हैं ना, विड्रॉल मेथड के अंदर भी अवॉइड करते हैं। क्वाइट्रस इंटरप्टस, ये तो विड्रॉल वाला ही है, सेम इसी का ही नाम है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसके अंदर भी हम मतलब मेनली
ओवम और स्पर्म का मीटिंग को ही अवॉइड करते हैं, क्योंकि लैक्टेशनल एमेनोरिया के टाइम पे जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। तो उस टाइम पर क्या होता है उतने टाइम तक कि जो ओवम है वो रिलीज़ नहीं होता है। तो ओवम रिलीज़ नहीं होगा तो उनकी मीटिंग नहीं होगी। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, ऑल ABCD। फिर 10th क्वेश्चन है, इन द रिदम मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल द कॉपुलेशन रिफ्रेन्स फ्रॉम इंटरकोर्स। तो इसका मतलब कि इंटरकोर्स से मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए रिदम मेथड में क्या होता है कि जिस दिन ओवुलेशन होना होता है उससे 2 to 3 डेज पहले वाले और 2 to 3 डेज बाद वाले, है ना, इतने टाइम तक अवॉइड करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ताकि कंसेप्शन ना हो पाए। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला कि 3 डेज बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ फीमेल की बॉडी के अंदर 48 से 72 आवर्स तक ही रहती है, मतलब 2 to 3 डेज की तक ही रहती है। और 1 डे की लाइफ साइकिल मतलब 24 आवर्स की जो लाइफ है वो एग की भी रहती है। तो इसलिए अगर उसे 2 दिन पहले भी अगर ये इंटरकोर्स हुआ और अगर जो स्पर्म है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो 2 to 3 डेज तक सरवाइव कर पाएगा, है ना। तो उसके बाद भी वो ये कंसेप्शन हो सकता है ना, मीटिंग हो सकती है ओवम और स्पर्म की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज़ मैक्सिमम चांसेस ऑफ फेलियर। तो ये वैसा ही सवाल आ गया फिर से, है ना। तो नेचुरल वाले ही में सबसे ज़्यादा फेलियर के चांसेस रहते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, क्योंकि वैसेक्टोमी में तो बिल्कुल ही ज़ीरो, है ना, चांस होगा ही नहीं फेलियर का, क्योंकि स्पर्म आएगा ही नहीं। और कॉन्डम्स में भी काफ़ी कम होता है, मतलब कॉन्डम्स में भी लगभग नेग्लिजिबल ही होता है। IUDs में भी बिल्कुल बहुत कम होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। फर्स्ट ऑप्शन है द कपल शुड abstain from coitus from day 10 to day 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. Second option है 10th to 17th day of the cycle is fertile period when the chances of fertilization are very high. हाँ, तो ये तो होता ही है। और दिस प्रिवेंट द चांसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बिल्कुल सही। इन दिस मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। हाँ, ये गलत हो गया ना, बैरियर्स के थ्रू थोड़ी ना होता है। इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है, ये फोर्थ वाला गलत हो गया, क्योंकि लास्ट में आपने दे दिया विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स के थ्रू तो नहीं होता है, नेचुरल मेथड है ना। फिर आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया इज़ अ नेचुरल वे टू इंक्रीज इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, इट इज़ ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ। तो इसमें प्रोलैक्टिन आंसर आएगा, क्योंकि लैक्टेशनल एमेनोरिया के टाइम पे प्रोलैक्टिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, क्योंकि जो मिल्क का सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ करना होता है, इसलिए। 14th क्वेश्चन, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STD एंड एड्स। तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं STDs, इनसे कॉन्डम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, क्योंकि डायफ्राम और सर्विकल कैप जो होता है वो ये मतलब स्पर्म को सर्विकल कैनाल के अंदर जाने से तो बचा लेते हैं, लेकिन जो फ्लूइड होता है ना उसको इतना नहीं बचा पाते ये, और इसलिए जो STDs होते हैं उनके होने के चांसेस होते हैं। IUDs में भी, है ना, IUDs में स्पर्म को तो किल कर सकते हैं, पर वो STDs ये इनको किल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में भी सेम चीज़ है, तो कॉन्डम से इसका आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल बैरियर बना देता है, स्पर्म को अंदर जाने ही नहीं देता। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट अबाउट डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो हाँ, ये तो होते ही है ना, डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट तीनों के तीनों बैरियर मेथड होते हैं। कवर दी सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस, ये भी सही है। प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STDs, तो ये गलत हो गया, क्योंकि डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट जो है वो STD से नहीं बचाते, अभी मैंने बताया। दे आर रीयूजेबल, ये भी सही है। तो A, B और D सही है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा A, B, D। फिर इसके बाद है निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ, तो इसका है कॉन्डम्स फॉर मेल। ये आपने पढ़ा भी होगा। द डायफ्राम इज़ अ रबर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर एंड स्टॉप द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू। तो इसका वेस्टिब्यूल तो नहीं, वजाइना और सर्विक्स है ना।
तो इनका अगर हम देखें तो वजाइना के बाद सर्विकल कैनाल आता है जहाँ पर ये डायफ्राम लगाया गया होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सर्विक्स वाला, ना फर्स्ट ना सेकंड, इसका आंसर आएगा थर्ड। यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइडल क्रीम जेली फोम अलॉन्ग द डायफ्राम सर्विकल कैप एंड वॉल्ट लीड्स टू। तो ये जो हम एक्स्ट्रा जो स्पर्मिसाइडल क्रीम वगैरह ये इसके साथ यूज़ करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो स्पर्म मतलब, क्योंकि डायफ्राम और ये जितने भी वॉल्ट सर्विकल कैप ये जो हैं ये उतना इफेक्टिव नहीं होते अकेले अगर हम इनको यूज़ करें, है ना। ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यूज़ करें। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वो होती हैं जो कि स्पर्म को किल कर देती हैं। अब स्पर्म मर जाएगा तो फिर जाएगा कैसे, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा कैसे। तो इंक्रीज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बिल्कुल सही। प्रिवेंट ओवुलेशन ये तो गलत है। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ये भी गलत है। इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर ड्राइव ये भी गलत है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, इंक्रीज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बैरियर मेथड में कौन सा नहीं है, तो मेरे को यहाँ इम्प्लांट दिख रहा है। इम्प्लांट बैरियर मेथड नहीं होता है ना, वो तो जैसे अपने जो 4 लिम्स है ना, जो हैंड है उस पर इसको इम्प्लांट किया जाता है। 6 छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर जो भी इनको प्रोजेक्शन वगैरह फिल करना होता है वो सब फिल करके इम्प्लांट कर देते हैं। बाकी वेजाइनल पाउच या डायफ्राम सर्विकल कैप ये सब तो बैरियर मेथड्स के अंदर ही आ गए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज आर मेंटेन्ड एट हाई लेवल ड्यूरिंग हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल मतलब वही लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात चल रही है। तो या फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात ना भी करें तो ये जितने भी अलग से जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, है ना, जो इंजेक्शंस होते हैं, जो इम्प्लांट्स होते हैं, उनमें भी जो ये हार्मोन होता है जो सबसे ज़्यादा रहता है उसका पूछा है कौन सा हार्मोन रहना चाहिए ताकि ये बर्थ कंट्रोल किया जा सके। तो इसका आंसर थर्ड, प्रोजेस्टेरोन होगा। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया। तो जो फर्स्ट नॉन हार्मोनल या नॉन स्टेरॉइडल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो है सहेली, जो कि CDRI ने डेवलप करी थी, मेड इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मॉर्निंग आफ्टर पिल, है ना, या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल तो नहीं, मॉर्निंग आफ्टर पिल जो होती हैं वो तो कॉन्ट्रासेप्शन अगर हो गया गलती से तब अगले दिन ली जाती है ना। इसका आंसर सहेली आएगा, क्योंकि सहेली जो है वो आपको स्टार्टिंग के कुछ वीक्स तक ये मतलब 2 डोज लेनी पड़ती हैं एक वीक के अंदर। 3 मंथ्स तक, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक है ना, एवरी वीक 2 डोज लेनी पड़ती हैं और उसके बाद फिर एक ही पिल ली जाती है एक वीक के अंदर। तो ये सहेली आएगा इसका आंसर भी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन्स, है ना, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर भी क्या होता है, यही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही होता है, जो कि क्या करते हैं ना, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का मेन जो फंक्शन होता है यही होता है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रासेप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसको थिक करके रखता है ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी ना हो, और अगर बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कर देंगे तो वो अनसूटेबल हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस जो है उसको भी थिक करके रखता है ताकि स्पर्म एंटर ही ना कर पाए। फिर है 24th क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स यूज्ड बाय फीमेल, दे वर्क बाय, है ना। तो क्या है, इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन बिल्कुल सही है, इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन ये भी सही। दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर, है ना, अभी ये बताया ही मैंने। Which of the following is the most widely used method of contraception by female in India? तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, IUDs सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, क्योंकि IUDs क्या होता है कि उसमें बार बार का कोई झंझट नहीं रहता है। अगर ओरल पिल्स अगर लें तो ओरल पिल्स में क्या होता है कि आपको याद रखना पड़ता है। अगर आप डेली वाली पिल्स लेते हैं तो उसमें तो डेली ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी वाली पिल्स भी होती है जिसको वीक में सिर्फ 5 डेज़ लेना होता है ना, या 6 डेज़ लेना होता है, जो एक पिल लीव करनी होती है, कभी कभार उसकी जो 2 पिल लीव हो जाती हैं या फिर वो भी ले लेते हैं, तो फिर उसमें काफ़ी दिक्कत रहती है ना। स्टेरलाइजेशन तो परमानेंट होता है, तो स्टेरलाइजेशन ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। स्टेरलाइजेशन वही वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी वाला, और कॉन्डम्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी इतना ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रासेप्शन का थोड़ा रहता है लोचा। बाकी IUDs सबसे बेस्ट होती है, तो IUDs प्रेफर की जाते हैं।
उसके बाद है 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज इंसर्टेड बाय अ डॉक्टर और ट्रेंड नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना, है ना। तो जितने भी आईयूडीज जो होती हैं उनको कोई ट्रेंड नर्स या फिर डॉक्टर के थ्रू ही इंसर्ट करवाया जाता है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा CUT, कॉपर टी जैसे हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशनल डिसएडवांटेज ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। तो एडिशनल एडवांटेज पूछा इसमें हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज़ का। तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज़ वही होती हैं जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन या फिर इन दोनों के डेरिवेटिव्स को रिलीज़ करती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो इनका भी वही सेम काम होता है, जिस तरीके से ओरल पिल्स काम करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी काम करती हैं। तो इसमें क्या है, इंक्रीज फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म और suppress sperm motility and fertilizing capacity. They make the uterus unsuitable for implantation in cervix, hostile to sperm, और they always inhibit ovulation. तो देखो इसके अंदर क्या है कि हमें पता है कि ये फेगोसाइटोसिस भी होता है ना, स्पर्म की मोटिलिटी भी रिग्रेस होती है, ओव्यूलेशन भी इनहिबिट होता है। तो ये सब तो इसके प्राइमरी इफेक्ट्स हो गए। इसमें एडिशनल एडवांटेज पूछा, तो एडिशनल एडवांटेज हम ये बोल सकते हैं कि जो यूट्रस है उसको इनसेटेबल बना देता है, ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो हो ही ना सके, और सर्विक्स के जो म्यूकस है उसको भी काफ़ी थिक कर देता है ताकि स्पर्म एंटर ना कर पाए। सिंपल बात है, थर्ड आंसर आएगा इसका। अमंग्स द फॉलोइंग मेथड, इसमें देखो कंफ्यूज होने की बात भी नहीं है 27 वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बाकी जो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ वाले हो तो हमें प्राइमरी इफेक्ट मतलब होता ही होता है ना। इसमें मेन चीज़ क्या एडिशनल एडवांटेज पूछा है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर 28th क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच कैन बी रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजीली रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो पहला है CUT, दूसरा ट्यूबेक्टोमी, थर्ड वैसेक्टोमी, फोर्थ स्टेरिलाइजेशन, है ना। तो देखा जाए तो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ एक ही चीज़ है। मतलब ट्यूबेक्टोमी के अंदर भी स्टेरिलाइजेशन ही होता है, वैसेक्टोमी में स्टेरिलाइजेशन होता है, और स्टेरिलाइजेशन होता ही है। तो इन तीनों के अंदर ये तीनों के तीनों इरिवर्सिबल होते हैं या वेरी डिफ़िकल्टली रिवर्सिबल होते हैं। इनको मतलब इजीली रिवर्सिबल नहीं होते हैं। इनको अगर दोबारा से मतलब मान लो अगर फेलोपियन ट्यूब को कट करके सेपरेट कर दिया, तो उनको अगर आपको दोबारा कराना है फिर से सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसमें और ज़्यादा मतलब वो रहता है, ज़्यादा इजी नहीं होता है। सेम ट्यूबेक्टोमी में भी यही सेम वास्ट डिफरेंस का, कट करके सेपरेट कर दे तो उसको फिर दोबारा जुड़वाओ। तो इतना झंझट ना लेते हुए CUT सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। एक बारी अगर इम्प्लांट करवा लिया CUT को तो फिर काफ़ी टाइम तक चलता है, और जिनको अगर 5 to 7 ईयर्स तक का भी चाहिए होता है तो उतना भी आता है। मल्टीलोड 375 नाम से आ भी गया अगले ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है LNG-20, इसका नाम होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रल 20। और बाकी CUT तो कॉपर रिलीजिंग है, तो ये आयंस रिलीजिंग वाली हो गई। मल्टीलोड भी सेम ये CUT जैसी होती है। इम्प्लांट वाली जो होती है ये हार्मोन रिलीजिंग तो होती है, पर ये आईओडी नहीं होती है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं होती है। ये इम्प्लांट्स होते हैं, ये मतलब हैंड में यूज़ किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे इम्प्लांट हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एड्स। तो एड्स का तो यही, एड्स भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो डायफ्राम भी नहीं करता, सर्वाइकल कैप भी नहीं करती, वॉल्स भी नहीं करती। तो इसका फोर्थ आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं ना, ये तीनों रिवर्सिबल वाले होते हैं। रिवर्सिबल मतलब रीयूजेबल वाले, तो इसको हर टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इनको अगर हम ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करें तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी है ना, ये उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देती STD से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो जितना भी सीमेन है वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है वजाइना के, है ना। भले ही सर्वाइकल के अंदर तक इतना ज़्यादा ना पहुंच रहा हो, पर थोड़ा बहुत जो फ्लूइड है वो अंदर तक जाता है, और अगर वजाइना तक भी जा रहा है तो हाँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने की खतरा रहता है। फिर आता है 31, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन एंड इंजेक्टेबल कंटेंट्स। तो वही इम्प्लांट्स वाले जो होते हैं उनके अंदर भी सेम ही चीज़ होती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और अकेले प्रोजेस्टेरोन वाले भी होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, बोथ 1 and 2, है ना। प्रोजेस्टेरोन ओनली भी होते हैं और प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन भी होते हैं। तो इसमें भी एस्ट्रोजन जो होता है ना वो एस्ट्राडायोल की फॉर्म में होता है। एस्ट्राडायोल क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। 32 क्वेश्चन, अ बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट हैविंग 6 स्मॉल प्लास्टिक सिलेंडर विद इफेक्टिव पीरियड मच लॉन्गर अप टू 5 ईयर्स। तो वही 5 ईयर्स वाला जो बताया था ना, क्या मतलब इसमें क्या है, 6 स्मॉल प्लास्टिक सिलेंडर्स हैं, और दूसरा कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं।
तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर प्लांट। जो इम्प्लांट करवाते हैं इम्प्लांट में तो एक ही ऑप्शन है इसका, नॉर प्लांट। बाकी सब तो ये मल्टी लोड और ये एलएनजी वाले, ये तो वो आईओडीज हो गए हैं ना, इंजेक्टेबल जो होते हैं, वो भी डिफरेंट चीज़ हो गई। इसका नॉर प्लांट आएगा ही। और नॉर प्लांट जो होता है उसी का एग्जांपल होता है कि उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, है ना, इन सबको फिल करके और उसको हैंड में किसी जगह पे इम्प्लांट कर देते हैं आपके एल्बो के आसपास, ताकि ये जो हार्मोन्स हैं ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर मतलब ब्लड में मिक्स होते रहें और इनका जो कंसंट्रेशन है वो ठीक अमाउंट में मेंटेन रहे, ताकि ओव्यूलेशन भी ना हो और इम्प्लांटेशन भी वगैरह भी ना हो। इम्प्लांटेशन यूट्रस में, ये वाला जो इम्प्लांट है कंट्रोल इम्प्लांट हैविंग 6, ये वाला, ये इम्प्लांट का मतलब है ये नॉर प्लांट वाला जो सिस्टम है इसको हैंड में इम्प्लांट करना, है ना। और वो जिस इम्प्लांट की मैं बात कर रहा था वो था यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम पे जो इम्प्लांटेशन होता है ना जाइगोट का, वो। 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, है ना। तो टर्मिनल मेथड मतलब कि जिसके बाद फिर जो एकदम लास्ट ऑप्शन हो, तो वो आ जाता है स्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसके अंदर 0% चांस होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, क्योंकि जब गैमीट्स ही नहीं होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा किसका। नॉर प्लांट इज द न्यू फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड इट, तो फर्स्ट ऑप्शन अलाउज ओव्यूलेशन बट डजंट अलाउ फर्टिलाइजेशन, मेक्स द सर्वाइकल म्यूकस थिन और मेकिंग स्पर्म एंट्री इनटू द यूट्रस डिफिकल्ट। देखो थिन बना देगा तो डिफ़िकल्ट कैसे होगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया सेकंड वाला तो। और थर्ड हैज़ प्रोजेस्टेरोन एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो हाँ नॉर प्लांट में ये प्रोजेस्टेरोन तो होता है। प्रोजेस्टिन इसमें इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन पूरा नहीं है, इसका डेरिवेटिव है। इज़ इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम 1 ईयर, तो ये भी गलत है। ऊपर अभी हमने देखा ये नॉर प्लांट जो होता है 5 ईयर्स तक होता है, अप टू 5 ईयर्स तक, तो सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही कैंसिल हो गए। और फर्स्ट क्या था, अलाउज ओव्यूलेशन बट डजंट अलाउ फर्टिलाइजेशन, तो ओव्यूलेशन को भी अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन होगा कैसे जब उसके अंदर एस्ट्रोजन है हमारे पास इतना ज़्यादा अमाउंट में, तो जो एस्ट्रोजन है ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा। तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, हैज़ प्रोजेस्टेरोन एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। फिर 35th क्वेश्चन है, MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ अप टू डैश वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो MTP का जो होता है वो सेफ वो रहता है 12 वीक्स तक, स्टार्टिंग के जो 12 वीक्स होते हैं, है ना, प्रेगनेंसी के, तब तक MTP सेफ माना जाता है जनरली। पर उसके बाद भी अगर करवाना चाहें जैसे 24th वीक तक, 12 वीक से 24 वीक के बीच में, तब भी हो जाता है। पर जैसे 12 वीक्स तक अगर करवाना चाहें अप टू 12 वीक्स तक, तब कोई भी एक ट्रेंड जो डॉक्टर है या ट्रेंड जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो उसके थ्रू करवा सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है 12 वीक से ज़्यादा, जैसे 24 वीक तक अगर ऐसा कुछ टाइम हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो मिनिमम 2 कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल चाहिए होंगे जो कि MTP कराएंगे। 36th क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इज फीमेल विच ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन, तो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक तो फीमेल्स के अंदर होती है जो फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, तो इसका ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। टॉमी मतलब कि मतलब ये जो टॉमी वर्ड यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है किसी को कट करके रिमूव कर देना। तो ट्यूब वही फैलोपियन ट्यूब को सेपरेट कर रहे हैं। 37th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape within the given amount within the 72 hours, sorry। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, IUD इंसर्टेड विदिन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, है ना। तो पहले तो ये कि ये जो 72 आवर्स के अंदर अंदर बोला है ना, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट अगर इंक्रीज़ कर दिया हमने, तो इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर सकता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन आपको पता ही होगा, वो इम्प्लांटेशन होता है 7th डे पे जाके। 7th डे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 24/7 करके देख लो, आज भी आ जाएंगे। 72 आवर्स मतलब 3 डेज़, तो 3 डेज़ तक तो हम मतलब अगर प्रोजेस्टेरोन का कंसनट्रेशन हाई कर दिया तो इम्प्लांटेशन रुक जाएगा। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों कॉम्बिनेशन में देंगे तो इसमें प्रोजेस्टेरोन तो है, तो इसमें इम्प्लांटेशन रुक जाएगा। फिर है IUD इंसर्टेड विदिन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, तो IUD के अंदर भी क्या होता है, IUD भी अगर हार्मोनल IUD है तो वो भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करेगी। तो तीनों में हो क्या रहा है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं ना।
और इसी के साथ साथ एक और होती है मॉर्निंग आफ्टर पिल, जो अभी ऊपर हमने देखी थी। तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी एक प्रोजेस्टेरोन वगैरह ही होता है, जो कि जस्ट अगर किसी ऐसी इमरजेंसी केस में या फिर किसी एक्सीडेंटल अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अगले दिन उसको लेने से प्रेगनेंसी का खतरा हट जाता है। उसके बाद आता है हमारा 38th क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कैन गेट ट्रांसमिटेड इजीली ड्यूरिंग यूज़ ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, डायफ्राम, सर्विकल कैप, बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो इसमें पूछा गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड इजीली। हाँ, तो डायफ्राम और सर्विकल कैप से तो एसटीडी हो ही जाता है, और बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं ये कोई जो सीमेन है उसको आने से रोक तो रही नहीं है, तो बर्थ कंट्रोल पिल से भी लेने से भी कुछ ऐसा उसमें एसटीडी में फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। फिर आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीआई इज़ नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसमें से क्लमाइडिया जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, गोनेरिया बैक्टीरिया से होता है, साइफिलिस भी बैक्टीरिया से होता है, जेनाइटल हर्पीस जो है ना वो बैक्टीरिया से नहीं होता, वो वायरस होता है। जेनाइटल हर्पीस होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV है ना, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। फिर आता है 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीआई एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जेनाइटल वार्ड्स है हीमोफिलस ड्यूकेआई, सेकंड है साइफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ये तो सही है। जेनाइटल हर्पेस, टाइप 2 हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ट्राइकोमोनास विजाइनल्स, तो फर्स्ट वाला गलत है, जेनाइटल वार्ड्स वाला। बाकी ये सब के सब सही। जेनाइटल वार्ड जो होता है वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV से। फिर आते हैं 41 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन का तो अभी अपने सिलेबस में एक ही है, जो कि है ट्राइकोमोनियासिस ही है ना, जो ट्राइकोमोनास विजाइनलिस है वही वाला है इसका, क्योंकि गोनोरिया, क्लमाइडिया और साइफिलिस ये तीनों तो बैक्टीरिया से होते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर। 42 अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीआई कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक्स से नहीं हो सकता, तो एंटीबायोटिक्स से तो वही होगा जो बैक्टीरिया वाला होगा। अब एंटीबायोटिक्स से नहीं होने वाला पूछा, तो जो बैक्टीरिया से नहीं होता वो वाला नहीं होगा। गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, क्लमाइडिया बैक्टीरिया से होता है, साइफिलिस बैक्टीरिया से होता है, जेनाइटल हर्पिस ये तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से था, तो इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट डी ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीआई इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से भी होता है जेनाइटल वार्ड्स, यहाँ पे ऊपर भी था है ना, जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। फिर आते हैं 44, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन विच इज़ completely curable if detected earlier and treated properly is। तो इसका आंसर है कैनक्रॉइड, क्योंकि जो 3 ऐसे डिजीज़ हैं अपने सिलेबस में जिनको टाइम पर अगर पता भी चल जाए ना तो भी उनका कोई भी इलाज नहीं है, मतलब उनको हम कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है वो डिजीज़, उनको हम थोड़ा बहुत सप्रेस कर सकते हैं या उनकी एक्टिविटी को थोड़ा कम कर सकते हैं है ना, उनकी इफ़ेक्ट को थोड़ा बहुत काउंटर कर सकते हैं, बट उनको उनसे हम कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होते। तो वो होते हैं, एक तो हमारा HIV है ना, जो HIV से एड्स होता है वो वाला HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दूसरा है जेनाइटल हर्पिस, तीसरा हेपेटाइटिस B। ये जो 3 तरीके के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं इनसे कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होते हैं। अगर पहले पता भी चल जाए या कितना भी ट्रीटमेंट करा लो कम्प्लीटली क्योर नहीं होते हैं ये डिजीज़, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पिस और HIV इन्फेक्शन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर है एड्स डे, तो एड्स डे तो सबको पता है 1 दिसंबर होता है एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे। फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में क्या है कि इनके जितने भी डिजीज़ हैं उनके कॉजेटिव एजेंट है ना, पॉजिटिव एजेंट मेनली ये तो याद होने ही चाहिए, पॉजिटिव एजेंट 3-4 बार पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं, या 2 दिन रिवाइज करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। और इसके अंदर जो इनका मैकेनिज़्म है कि मतलब किस तरीके से काम करते हैं ये, वो चीज़ भी अगर स्टेप बाय स्टेप पता हो तो बेस्ट है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के ऊपर पूरा वीडियो चाहिए तो एक छोटा 10-15 मिनट का वीडियो उस पर भी बना देंगे, कमेंट कर देना। फिर आता है इनफर्टिलिटी आर्ट है ना। आर्ट क्या है? आर्ट कोई कलाबाजी नहीं है, आर्ट का मतलब है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक।
तो इससे होता क्या, आर्ट से मतलब करते क्या हैं, तो इनफर्टिलिटी जो होती है ना उसको काउंटर करते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब कि किसी कपल को 2 to 3 years तक भी अगर मतलब कोई भी बैरियर वगैरह ना यूज़ करके अगर उनके अंदर सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है उनके बीच में, उसके बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो वो इनफर्टिलिटी के केस में आ जाता है। इनफर्टिलिटी का ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी परमानेंट होती है। इनफर्टिलिटी आपके न्यूट्रिशन कम होने की वजह से भी होती है। ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं जो लोग, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। मेनली जो स्मोकिंग करते हैं उनके साथ बहुत ये रहता है इनफर्टिलिटी वाला। इनफर्टिलिटी को हम अपना मतलब न्यूट्रिशन और हेल्थ वगैरह सही करके भी ठीक बना सकते हैं। जो स्टेरलाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो परमानेंट इनफर्टिलिटी होती है कि परमानेंटली अगर आप इनफर्टाइल हो गए, कंसेप्शन कराने में मतलब कंसेप्शन कराने की एबिलिटी नहीं है, तो वो स्टेरलाइजेशन में आ जाता है। 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट डिफाइनिंग इनफर्टिलिटी। तो पहला है, कपल इज अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोहेबिशन इवन आफ्टर 2 years। तो पहला तो होता ही है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट वैसे यही होगा डेफिनेशन इनफर्टिलिटी का। दूसरा है ऑप्शन के, इट इज़ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वेरिएबल ऑफस्प्रिंग एंड इज़ ऑलवेज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ इन फीमेल पार्टनर। तो ये तो गलत है, सिर्फ फीमेल पार्टनर में नहीं होता है ना, तो मेल पार्टनर की वजह से भी हो जाता है। दोनों का ही इसमें रहता है, किसी को भी, किसी को मतलब अगर कोई भी इनफर्टाइल है एक भी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर थर्ड ऑप्शन, इनफर्टिलिटी इज़ ड्यू टू इमेच्योर सेक्स ऑर्गन। देखो ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई इसमें, इनफर्टिलिटी किस बात की, कुछ जब मैच्योर ही नहीं हुए तो, है ना। इनफर्टिलिटी कैन नॉट बी हेल्प बाय आर्ट। आर्ट तो लाई इसलिए ताकि इनफर्टिलिटी को हेल्प कर सकें। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। फिर आता है 47th क्वेश्चन, सैरोगेट मदर इज़। तो सैरोगेट मदर कौन होती है कि कोई मदर अगर नहीं चाहती अपने जो फीटस है उसका, जो अपना बेबी है उसको अपने साथ कैरी करना, तो वो क्या करते हैं, किसी और मदर को हायर कर लेते हैं कि वो मतलब उनको जो जाइगोट होता है ना वो उन्हीं पेरेंट्स का होता है, उस जाइगोट को इम्प्लांट करा देते हैं किसी और डिफरेंट मदर के वोम में, है ना, यूट्रस में। और उसके बाद वो उसी यूट्रस के अंदर बड़ा हो जाता है, और फिर जब डिलीवरी हो जाती है तो वो जो पेरेंट्स हैं वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। और इस चीज़ के वो सैरोगेट मदर जो है उनको वो चार्ज भी करते हैं, और उस टाइम तक का उनका जितना भी कुछ भी जो होता है वो सब इन्हीं को देखना पड़ता है, जो मेन पेरेंट्स हैं। तो इसमें पूछा सैरोगेट मदर इज़, तो मदर विदाउट लैक्टेशन, तो ऐसा तो नहीं है ना। फ्यूचर मदर विद एम्ब्रियो इम्प्लांटेड फ्रॉम अनदर, तो हाँ ये हो सकता है। फिर है फीमेल कैरिंग सेवरल एम्ब्रियोज, तो सेवरल एम्ब्रियोज तो नहीं होगा, है ना, ऐसा तो मतलब इतने ज़्यादा एम्ब्रियोज कैसे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 बेबीज हो सकते हैं जो डबलेट या ट्रिपलेट होते हैं। फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड मदर, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड फीमेल, तो जो नॉर्मल जो फीमेल होती है ना वो भी करवा सकते हैं। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा फ्यूचर मदर विद एम्ब्रियो इम्प्लांटेड फ्रॉम अनदर, है ना, किसी और का एम्ब्रियो इम्प्लांट करवा लेते हैं, वो होते हैं सैरोगेट मदर।
कि द लेटेस्ट टेक्निक टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड इज़ जिफ्ट, है ना। तो फुल फॉर्म पूछिए जिफ्ट की, तो जिफ्ट क्या होता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में देखो क्या है, सिर्फ इंट्रा का इंटर किया हुआ है ना। तो इंटर और इंट्रा में फ़र्क होता है। इंट्रा मतलब कि कोई दो चीज़ के बीच की जगह, जैसे इन बिटवीन, है ना। और इंटर होता है कि मतलब उसी चीज़ के अंदर ही। जैसे कि अगर दो सेल हैं तो अगर दो सेल के बीच का गैप बोला जाए तो उसको बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर, और अगर किसी एक सेल के अंदर वाला ही बोला जाए तो उसको बोलेंगे इंटरसेल्यूलर। तो इसका आंसर होता है इंट्राफेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब के सेल के साथ ही नहीं जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर 49, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिफ्ट, ये वो था जिफ्ट, ये जिफ्ट है, आर करेक्ट बट वन इज़ रॉन्ग, विच वन इज़ रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, सही है ये। तो ज़ाइगोट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब आफ्टर IVF, तो ये भी सही है, ज़ाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद, जो लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद। फिर थर्ड है अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेर कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। तो हाँ, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स तक फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर फोर्थ है एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आर ट्रांसफर्ड टू फेलोपियन ट्यूब। नहीं, तो देखो 8 to 16 वाले जो होते हैं ना, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स तक जब ज़ाइगोट रहता है, ज़ाइगोट की स्टेज रहती है, तब तक हम उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर 16 से ऊपर बढ़ जाए, मतलब कि 16 to 32 की स्टेज में आ जाए, तो उतने जो ज़ाइगोट होता है उस ज़ाइगोट को यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली भी अगर जो साइकिल चलती है तो नेचुरली भी जब वो ज़ाइगोट फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आ रहा होता है तो वो इतनी टाइम तक मतलब इतना ही डिवाइड होते होते आ रहा होता है। तो 8 तक, तो 8 to 16 तक वो 16 ब्लास्टोमियर स्टेज तक फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, और उससे ज़्यादा जब मतलब यूट्रस के अंदर आ रहा होता है या पहुँच चुका होता है, उस टाइम तक वो 32 स्टेज में भी पहुँच चुका होता है। तो 16 to 32 वाले को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करना पड़ता है। फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। फिर अभी बस कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन और हैं बस। तो ये NCERT बेस्ड MCQ है, इनको मतलब NCERT के पेज नंबर दिए हुए हैं साथ के साथ, तो इनको पेज नंबर ढूंढ के। तो आज की इस वीडियो के अंदर तो इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और अगले जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए उसका नाम कमेंट कर देना। थैंक यू।